हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, पिछली क्लास में हम संधि पढ़ चुके हैं। ठीक है, संधि पढ़ चुके हैं और आज हम बताने वाले हैं उपसर्ग के बारे में। जो साथी संधि की क्लास न लिए हो, जाके संधि की क्लास ले लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। और आज स्टार्ट करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग पढ़ने से पहले जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उपसर्ग पढ़ने से पहले हम शब्द के बारे में जानते हैं। शब्द शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब सार्थक शब्द कौन से होते हैं? सार्थक शब्द कौन से होते हैं? तो सार्थक शब्द जैसे कि ज्ञान, आयु। ठीक है, आयु क्या होती है, ज्ञान क्या होती है, ये सब जानते हैं आप। ठीक है, तो ये ऐसे सार्थक शब्द को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब व्युत्पत्ति के आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? 3 हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर देखिए, कितने लोग पूछेंगे कि व्युत्पत्ति क्या होता है। एक होता है व्युत्पत्ति, एक होता है उत्पत्ति। एक होता है व्युत्पत्ति और एक होता है उत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या होता है, उत्पत्ति क्या होता है? तो व्युत्पत्ति होता है रचना या बनावट के आधार पे। लेकिन ये उत्पत्ति क्या होता है? तो उत्पत्ति होता है इतिहास के आधार पे। इतिहास या स्रोत के आधार पे। ठीक है, ये उत्पत्ति का मतलब होता है और ये व्युत्पत्ति का मतलब है। व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक है रूढ़, एक है यौगिक और एक है योग रूढ़। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि मूल रूप से, अगर पूछा जाए कि मूल रूप से शब्द के कितने भेद हैं, मूल रूप से शब्द के कितने भेद हैं, तो मूल रूप से 2 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है रूढ़ और दूसरा है यौगिक। ठीक है, मूल रूप से 2 क्यों हैं? क्योंकि ये जो योग रूढ़ है ना, ये यौगिक का ही रूप माना जाता है। यौगिक में क्या है कि जैसे विच्छेद हो जाता है। ठीक है, जो भी शब्द विच्छेद होता है वो यौगिक हो जाता है, और जो विच्छेद नहीं, जैसे कि मान लीजिए पीताम्बर हो गया, तो पीताम्बर क्या है कि इसका एक स्पेशल वर्ड निकल कर आ रहा है, जैसे कि स्पेशल अर्थ निकल रहा है। जैसे कि पीताम्बर, पीला वस्त्र को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण जी। ठीक है, लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। उसी प्रकार से विद्याधनालय में विद्याधन आलय विच्छेद हो रहा है, तो इस प्रकार। ठीक है, जो भी शब्द विच्छेद होते हैं उसको यौगिक कहते हैं, और जो अर्थ कुछ अलग निकलता है, ठीक है, उसको योग रूढ़ कहते हैं। रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? तो रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जिनका विच्छेद नहीं हो सकता, विच्छेद नहीं होता, जिसका कोई शाब्दिक विच्छेद का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। जैसे कि चावल। अब चावल का आप विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? चाव धन ल। तो चाव क्या होता है, ल क्या होता है? और अगर और विच्छेद करेंगे अगर दूसरे तरीके से, तो इसको चा धन व ल,
ये करेंगे। तो वल चा, इसका कोई शाब्दिक अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इस प्रकार से ये रूढ़ होते हैं। रूढ़ क्या होते हैं? जैसे कि कम, ठीक है, कमल हो गया, घर हो गया, ठीक है, कमल हो गया, घर हो गया और दिन हो गया। ये सब शब्द क्या हैं? ये सब शब्द रूढ़ है। अभी रूढ़ शब्द जब पढ़ाएंगे ना तो अच्छे से जो है कि रूढ़ को और यौगिक को और योग रूढ़ को बताने वाले हैं, ठीक है। अभी तो उपसर्ग बताने से पहले ये बस थोड़ा सा इसका नॉलेज दे रहे हैं, थोड़ा सा केवल बता रहे हैं शब्दों के बारे में, ठीक है। उसके बाद शब्द के बारे में शब्द में पढ़ेंगे। अभी उपसर्ग बताने से पहले मूल शब्द क्या होते हैं और रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द, ये थोड़ा सा बताना जरूरी है। ये अगर बता देंगे ना तो उसके बाद आपको उपसर्ग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो यौगिक यौगिक में आइए। तो यौगिक जैसे कि बता दिए कि जिनका विच्छेद हो जाए, ठीक है, उनको यौगिक कहते हैं। और कैसे विच्छेद होगा? जैसे कि अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत का विच्छेद करिए, अति, धन, अंत, अति, धन, अंत, ठीक है। अब ये विच्छेद हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। क्या हो गया? यौगिक शब्द, इसी को यौगिक कहते हैं, ठीक है। यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है। ये यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है। कैसे? लिख देते हैं यहाँ पे। यौगिक शब्द यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार से होती है। कैसे होती है? देखिए कौन कौन से। तो पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा समास, ठीक है। यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। जैसे कि ये ऊपर वाला बताए हैं हम, अत्यंत। अत्यंत, अत्यंत में क्या है? इसको विच्छेद करेंगे तो यहाँ देखेंगे अति, धन, अंत, ठीक है। तो अंत का है, ये मूल शब्द है। और ये क्या है? देखिए उपसर्ग ये है ना, उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग का मतलब होता है शब्दांश। जो उपसर्ग लगता है ना मूल शब्द के जो आगे होता है ना, उसको शब्दांश कहते हैं, ठीक है। तो ये मूल शब्द है, मूल शब्द के आगे क्या लगा है? शब्दांश लगा है। अति, तो अति ये क्या है? शब्दांश है, शब्दांश, ठीक है, ये शब्दांश है। और ये क्या है? मूल शब्द। मूल शब्द के आगे लगा है अति, मूल शब्द के आगे लगा है अति, ठीक है। इस प्रकार से ये उपसर्ग लगा है, इस प्रकार से। और दूसरा प्रत्यय। प्रत्यय में जैसे लेनदार, लेनदार। अब लेन धनदार, इसका विच्छेद हो गया। अब लेन क्या है? लेना, ये मूल शब्द है, ठीक है। लेना मूल शब्द हो गया, मूल शब्द हो गया। और दार क्या है? दार एक प्रत्यय है, ठीक है। तो ये लेन मूल शब्द हो गया और दार क्या हो गया? प्रत्यय शब्द हो गया, ठीक है। यौगिक शब्द की रचना देखिए 3 प्रकार से हो रही है। पहला ये तीनों यौगिक, देखिए ये यौगिक है,
ठीक है, ये यौगिक है। और समास के देखा जाए तो प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है, एक यौगिक है। यौगिक है कि यौगिक है तो इसका विच्छेद करके दिखाइए, प्रति धन दिन। अब प्रति क्या है, ये शब्द है प्रति, ठीक है, प्रति मतलब एक, और दिन, दिन ये क्या है, ये भी शब्द है, ठीक है, दोनों सार्थक शब्द हैं। तो ये इसकी रचना यौगिक की 3 प्रकार से होती है, एक उपसर्ग की, उपसर्ग से, एक प्रत्यय से, और एक समास। ये तीनों से यौगिक शब्द की रचना होती है। यौगिक मतलब जिसका विच्छेद हो सके, ठीक है। मूल शब्द के आगे चलते हैं। कभी कभी, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं। कभी कभी मूल शब्द में, मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, इसमें दोनों का प्रयोग होता है, दोनों का प्रयोग होता है। जैसे, जैसे उदाहरण देखिए, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का विच्छेद करिए तो ये होगा स्व धन तंत्र धनता। तंत्र क्या है, ये मूल शब्द है, और स्व क्या है, ये उपसर्ग है, और ये ता क्या है, प्रत्यय, ठीक है। तो कभी कभी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है किसी शब्द में, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि दो दो प्रत्यय मिल जाते हैं एक शब्द में। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी दो प्रत्यय, कभी कभी दो प्रत्यय का एक साथ प्रयोग होता है, एक साथ प्रयोग होता है, ठीक है। कैसे, जैसे समझदारी, समझदारी, समझदारी को विच्छेद करिए आप, तो समझदारी को जब विच्छेद करेंगे तो ये होगा समझ धनदार धन ई। अब ये क्या है, समझ क्या है, समझ मूल शब्द है, मूल शब्द या मूल धातु या धातु, ठीक है, ये मूल शब्द है समझ। और ये क्या है, प्रत्यय, ई क्या है, प्रत्यय, ठीक है। कभी कभी दो दो प्रत्यय मिल जाते, देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ये शब्द, शब्द बता दिए आपको, शब्द में कभी कभी उपसर्ग प्रत्यय दोनों मिल जाते हैं, कभी कभी शब्द में दो दो प्रत्यय मिल जाते हैं। और शब्द को कितनी प्रकार से शब्द को रचना किया जा सकता है ना, यौगिक शब्द को कितनी प्रकार से इनकी रचना की जा सकती है, तो 3 प्रकार से हम बता दिए हैं, ठीक है। कौन कौन, उपसर्ग प्रत्यय और समास, तीनों से। अब स्टार्ट करते हैं उपसर्ग। अब स्टार्ट करते हैं उपसर्ग, ठीक है। अब इतना शब्द के बारे में जानेंगे, मूल शब्द के बारे में जानेंगे, धातु के बारे में, शब्द के बारे में जानेंगे। अब स्टार्ट करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग
उपसर्ग का पहले विच्छेद करेंगे। उप धन सर्ग, उप धन सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब होता है समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, सृष्टि करना, सृष्टि करना मतलब बनाना। ठीक है, उप मतलब समीप, समीप रह कर किसी नए शब्द का को बनाना। ठीक है, नए शब्द को बनाना, किसी शब्द के समीप रहकर नया शब्द बनाना। ठीक है, किसी शब्द के समीप रहकर या आकर, समीप आकर, यहाँ पे रहकर जगह पे अगर आकर भी कर लगे ठीक है, आकर, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, उसी को कहते हैं उपसर्ग। अब उपसर्ग समीप तो रहेगा, लेकिन एक होता है आगे, एक होता है पीछे, मूल शब्द के आगे या पीछे। तो ये मूल शब्द के आदि में रहेगा, मूल शब्द के जो शब्दांश, देखिए उपसर्ग का मतलब होता है शब्दांश, ठीक है, ये उपसर्ग का अर्थ होता है शब्दांश। जो शब्दांश क्या होते हैं कि शब्द के आदि में आकर नया शब्द बनाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है प्रारंभ। ठीक है, जो शब्द मूल शब्द के प्रारंभ में आकर नया शब्द बनाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। और जो मूल शब्द के पीछे यानी कि अंत में, जो मूल शब्द के अंत में आके नए शब्द का निर्माण करते हैं या नए शब्दों को बनाते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। लेकिन प्रत्यय बाद में पढ़ेंगे, अभी तो उपसर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं तो उपसर्ग के बारे में जानेंगे। ठीक है, उपसर्ग मतलब जैसे कि कोई शब्द हो गया, जैसे शब्द ले लिए हम, कोई एक शब्द ले लिए, कौन सा शब्द ले लिए? हार। हार का मतलब क्या होता है? हार का मतलब होता है पराजय। जो जय नहीं है, जो जय नहीं है, वो पराजित हो गया है, उसी को हार कहते हैं, हार। लेकिन हार में इसमें प्र उपसर्ग जोड़ दें, प्र उपसर्ग कहिए या शब्दांश कहिए, इसको प्र उपसर्ग जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा, नया शब्द बन जाएगा प्रहार। और प्रहार का अर्थ क्या होता है? प्रहार का अर्थ होता है चोट करना अर्थात मारना। ठीक है, ये होता है प्रहार करना का अर्थ है। इस प्रकार से मूल शब्द ये हार हो गया है। अब हार शब्द में अगर उपसर्ग लग जाएगा, ठीक है, तो उपसर्ग लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को कहते हैं उपसर्ग। ठीक में उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं, उर्दू में उपसर्ग कितने हैं और हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, ये जान लीजिए। तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, संस्कृत ये उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं। ठीक है, लेकिन यही बात की जाए उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो 19 है। लेकिन हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें 10 उपसर्ग हैं, और किसी बुक में 13 मिलता है और किसी में 10। लेकिन ऑप्शन में अगर 10 मिल रहे हैं तो पहले 10 मारेंगे, और अगर 10 नहीं है तो 13 ऑप्शन करिएगा। ठीक है, ज़्यादातर बुक में 10 मिलता है और बुक में देखेंगे तो ये 13 संख्या बताया गया है। ठीक है,
तो ये उपसर्गों की संख्या है। अब प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। ये उपसर्ग के बारे में जो बातें थी वो बता दिए। अब प्रत्यय के बारे में जानते हैं। प्रत्यय शब्द के पीछे लगने वाला प्रत्यय, ठीक है। शब्द के पीछे लगने वाला, ये शब्द के कहाँ लगते हैं? अंत में। शब्द के अंत में लगने वाले, ठीक है। ये शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय, ठीक है। शब्द के आदि में कौन लगता है? शब्द के आदि में लगता है उपसर्ग, और शब्द के अंत में कौन लगता है? तो प्रत्यय लगता है। जैसे उदाहरण जैसे दया धन आलू, ठीक है। आलू क्या है? प्रत्यय है। दया क्या है? ये मूल शब्द है, ठीक है। और इस प्रकार से ये क्या बन गया? दयालु जी। प्रत्यय, दया में आलू प्रत्यय लगकर, आलू इसमें क्या लगा है? अंत में लगा है। जैसे और उदाहरण लीजिए, इस प्रकार से प्रत्यय, ये जो प्रत्यय है, प्रत्यय का अगर पूछा जाए आपसे कि प्रत्यय का कोई अर्थ होता है क्या, इसका कोई मतलब होता है क्या? तो प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, ठीक है। इसका अपना कुछ नहीं होता। जैसे कि ता, ते, ती। अब बताइए इसका कोई सार्थक अर्थ है? कोई सार्थक अर्थ नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्यय का कोई सार्थक अपना अर्थ नहीं होता, ठीक। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो प्रत्यय के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है कृदंत और दूसरा है तद्धित, ठीक है। ये कृदंत, ये है तद्धित, ठीक है। अब कृदंत किसको कहते हैं और तद्धित किसको कहते हैं? तो जो मूल शब्द में क्रिया हो, अगर मूल शब्द में क्रिया हो तो वो हो जाएगा कृदंत, और मूल शब्द में अगर संज्ञा हो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय, इस प्रकार के शब्द हों तो क्या होंगे? वह तद्धित होंगे। जैसे कि कृदंत का उदाहरण लीजिए। कृदंत जैसे है लिख धन अक, ठीक है। अब लिख में अगर ये मूल शब्द हो गया, ये मूल हो गया, और ये क्या हो गया? ये है आपका प्रत्यय, ठीक है। ये मूल शब्द हो गया और ये हो गया प्रत्यय। अब लिख में ये लेखक का है विच्छेद, लेखक का, ठीक है। अब लिख में अगर ना जोड़ देंगे, लिख में अगर ना जोड़ देंगे तो ये हो गया क्रिया बन गया, लिखना, ठीक। और इस प्रकार से मूल शब्द में जब ना जोड़ने से अगर क्रिया बन जाए तो ये कृदंत हो गया, कृदंत प्रत्यय, ठीक है। अगर मूल शब्द में जैसे हो गया सेठ धन आनी, सेठानी, ठानी, ठीक है। अब सेठ ये मूल शब्द है और आनी क्या है? प्रत्यय। सेठ क्या है? मूल शब्द है। अब सेठ में, ये सेठ में ना जुड़िए,
अगर सेठ में ना जोड़ेंगे तो ये होगा सेठना, सेठना। ये कोई शाब्दिक अर्थ है? इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। यानी कि सेठ में ना जोड़ने पे क्या हो रहा है, ना जोड़ने पे क्रिया नहीं बन रही है, ठीक है, क्रिया नहीं है। क्रिया न होने पे ये क्या है, ये तद्धित है। ये क्या है सेठानी, ये तद्धित है। और ये क्या है लिखना, लिखना में क्रिया है, लिखना क्या है क्रिया। इस प्रकार लेखक में क्या है कृदंत प्रत्यय है, ठीक है, लेखक में क्या है कृदंत प्रत्यय है। और सेठानी में क्या है, सेठानी में तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। इस प्रकार प्रत्यय में बता दिए कि तद्धित प्रत्यय कौन सा है और ये कृदंत प्रत्यय क्या है, ठीक है। उपसर्ग के बारे में जान गए और प्रत्यय के बारे में जान गए, ठीक। उपसर्ग के बारे में बता दिए और प्रत्यय के बारे में भी बता दिए। इस प्रकार से और कल मिलेंगे अब कुछ क्वेश्चन के साथ। इनके जो कुछ क्वेश्चन हैं उपसर्ग और प्रत्यय के, इन कुछ प्रश्नों के साथ कल मिलेंगे। अब आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर क्लास को लाइक न किए हों तो क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।